की जाती थी। टेलीस्कोप का डिस्कवरी होने के बाद उसने बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर किया था। किसके बारे में गैदर किया था? अर्थ के, प्लैनेट के, अलग अलग उनके मोशंस के बारे में सब उसने स्टडी किया था। पूरा प्लैनेटरी ऑब्जर्वेशन करके एक उसने 3 लॉज बनाए। किसने? वही लॉज केपलर ने बनाए थे पूरे स्टडी करके। जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी थी वो सबको लेके फिर उसने 3 लॉज बनाए। पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा। केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ। मैं केपलर्स के लॉज डिस्कस करूंगा। बोर्ड एग्जाम का पता नहीं फेवरेट क्वेश्चन है केपलर्स लॉज, क्योंकि इसमें एक भी वर्ड अगर हम चेंज करके लिखेंगे तो हमको मार्क्स नहीं मिलने। इतना तो पक्का है कि थोड़ा सा भी हम चेंज कर देंगे वर्डिंग तो नहीं मिलेगी मार्क्स। पहला लॉ बोलता है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। जैसे सर्किल को एक सेंटर होता है वैसे ही एलिप्स को 2 फोकस होते हैं। एलिप्स को क्या होते हैं? ये है हमारा एलिप्टिकल शेप, इसके पास 2 फोकस हैं। या तो सन यहां पे रहेगा या तो सन इसके अराउंड कौन घूमता है बताओ मेरे को? ये एक्चुअली प्लेनेट का क्या है बताओ मेरे को? रास्ता है। रास्ते को क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट बोलते हैं। रास्ते को क्या बोलते हैं हम? तो ये ऑर्बिट किसका है? कौन से शेप का है? कौन से शेप का है? सन या तो यहां पे है, सन या तो लॉ बन गया फर्स्ट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट is an ellipse with sun at one of the foci बोले, फोसी बोले, दोनों ही सही है। फर्स्ट लॉ वापस बताऊंगा। जो भी ये रास्ता है, ये रास्ता किसका है? कौन से शेप का है? या तो सन यहाँ पे है, सन या तो मैंने सन को इधर रख दिया। लॉ बोलेंगे सब लोग साथ में, देख के बोलेंगे या बिना देख के, जिसको आता है ट्राई करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकस। ये लॉ खत्म हुआ। दिस इज केपलर्स फर्स्ट लॉ। केपलर का सेकेंड लॉ चालू कर रहा हूं मैं। केपलर ने बोला, ये आपने सब बराबर बताया, ये हमारा सन है, ये हमारा प्लैनेट है। उसने बोला ये अगर लाइन ज्वाइन कर रहा हूं, फिर टाइमर चालू कर रहा हूं 10 मिनट का, प्लैनेट यहां पे पहुंच जाएगा। प्लैनेट पहले ए पे खड़ा था, फिर बी पे पहुंच जाएगा। तो उसने ये एरिया पूरी कवर की, ये एरिया उसने स्वीप की। फिर आगे चलते गया, वापस से टाइमर लगा दूंगा। दिस इज एक्स पोजीशन, दिस इज लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। ये जो लाइन बनाई, दिस इज लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द 10 मिनट के बाद वापस यहाँ पे पहुंचा। दिस इज वाई पोजीशन, वापस से लाइन ज्वाइन की, तो ये एरिया कवर की। कौन सी एरिया ज्यादा है, कौन सी एरिया कम है? दोनों भी एरिया सेम है उसने बोला। तो लॉ बनेगा द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वापस बोलेंगे लॉ, the line joining the sweeps in equal intervals of the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time। तीसरा लॉ जो बनाया था उसमें उसने मैथमेटिकल फॉर्मूला दी थी एक, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। उसने क्या बोला सुनते हैं तीसरे लॉ में क्या बोला। ये जो सन है, ये जो प्लैनेट है, इनके बीच के डिस्टेंस को इसने एक आर नाम से डिनोट कर दिया। उसने बोला पूरा एक चक्कर मारने में उसको ऐसा मान लो कि कैपिटल टी लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? पूरा चक्कर मारने में कितना टाइम लग रहा है? द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ दिस प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन।
ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो उसने मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बताई, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू। फिर प्रोपोर्शनल की साइन हटा दी थी, वापस वही स्टोरी, हटा के एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का नाम क्या रखा, आर क्यूब। आर क्यूब को नीचे ले ले, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू। सो दीज आर द 3 लॉज। जब भी एक ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड्स फेंकेंगे, तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो वो एक समय के बाद वापस कहां पे आ रहा है। जब भी हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, मान लो कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को 10 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड दी, कितनी स्पीड दी है जल्दी बताओ, ऊपर ऊपर जाएगा, यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा, लेकिन यहां पे आने के बाद उसकी स्पीड कम 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 होके यहां पे फाइनली कितनी हो गई। जब एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका जाता है, उसकी स्पीड क्या होते जाती है, कम होते जाती है कि बढ़ते जाती है, कम होते जाती है, कम होके फाइनली कितनी हो जाएगी। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, उसका स्पीड क्या होते जाएगा और फाइनली कितना हो जाएगा। तो जहां पे स्पीड 0 हो गया, ये मेरी मैक्सिमम हाइट है, इसके नीचे इसके ऊपर हम जा नहीं सकते, ये मेरी मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या 0 होता है, वेलोसिटी। मैक्सिमम हाइट पे क्या 0 होता है, मैक्सिमम हाइट पे क्या 0 होता है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यस। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, its velocity goes decreases and decreasing finally becomes, that is nothing but the maximum height। तो क्या अगर एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका तो पूरी देर वेलोसिटी सेम ही रहेगी कि कम होते जाएगी, कम होती, क्यों, क्योंकि अर्थ ने ब्रेक लिया है क्या, अर्थ बोला कि 2 मिनट चक्कर मार के आता हूँ, बाहर खाना खा के आता हूँ, नहीं। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट है, कभी रुकने वाला, तो जो भी ऊपर जाएगा उसको कहाँ पे खींचेगा, नीचे। सो इसकी वजह से एक सर्टेन हाइट के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो दिस इज नथिंग बट अ ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी मैं चालू करूंगा न्यू टॉपिक विच इज अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। टॉपिक का नाम क्या बताया मैंने, अर्थ्स, ध्यान देंगे सब लोग बोर्ड पे, अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये टॉपिक बोलते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ याद करते हैं, 9th स्टैंडर्ड। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है। जब भी मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो फोर्स कॉजेस एक्सेलरेशन, फोर्स कॉजेस एक्सेलरेशन, मतलब F इज इक्वल्स टू ma, ये हमने 9th में सीखा है। व्हाट इज फोर्स, मास इनटू, सब लोग बोलेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू, वापस एक बार, फोर्स इज इक्वल्स टू। आज हमने एक फॉर्मूला बनाई F की, कैपिटल G M1 M2, वापस एक बार, F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे M1 कौन है, अर्थ है। अर्थ का मास को मैं पूरे चैप्टर में किससे रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, और एक ऑब्जेक्ट पर है जिसका मास कितना है, स्मॉल m। तो यहाँ पे M1 को रिप्लेस करूंगा, कैपिटल M से M2 को रिप्लेस करूंगा, तो बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगी, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, एक और बात, ये डिस्टेंस जो है ना ये एक्चुअली रेडियस है अर्थ का। देखो ऑब्जेक्ट क्योंकि कहां पे पर है, ऑब्जेक्ट कहां पे पर रहा है, ऑब्जेक्ट कहां पे पर है, अर्थ के। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं सर्कल्स में, रेडियस बोलते हैं। आई एम रिप्रेजेंटिंग अर्थ के रेडियस को इस चैप्टर में कैपिटल R। अर्थ का रेडियस किससे रिप्रेजेंट किया गया है, तो नीचे क्या आ जाएगा, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। बट इसमें एक और एडिटिंग करूंगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन किसकी है, अर्थ की है, तो इसके लिए मैं ना A के जगह पे भी G लिखूंगा, mg। तो ये G है विच इज अर्थ्स ग्रेविटेशनल, F सेम हाँ सेम, M सेम हाँ सेम, A के जगह पे लेकिन मैंने क्या लिखा, वापस एक बार, A के जगह पे मैंने क्या लिखा,
दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करूंगा. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन बोलता है F इज इक्वल्स टू mg, सेकेंड इक्वेशन बोलता है F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन. बताओ लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी, तो बताओ क्या इक्वल होएगा. mg विल बी सेम एज कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर. कुछ टर्म दिख रहा होगा जो कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड पे जो सेम है, दोनों साइड पे जो सेम है. गुंजन क्या कट होएगा, ये स्मॉल m क्या हो जाएगा, स्मॉल m का टर्म क्या हो जाएगा, बताओ क्या आएगा, बताओ. g इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर. मैंने आपको कैपिटल G की वैल्यू बताई, हाँ बताई. कैपिटल M की वैल्यू बताई, हाँ बताई. कैपिटल R की वैल्यू अभी तक बताई नहीं है. तो कैपिटल R की वैल्यू सुनेंगे अभी, सबकी लिखेंगे यहाँ पे हम एक एक करके. व्हाट इज कैपिटल G का वैल्यू, इट इज 6.673 इंटू 10 रेज टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर. व्हाट इज कैपिटल M का वैल्यू, 6 इंटू 10 रेज टू 24 kg. व्हाट इज कैपिटल R का वैल्यू, इन किलोमीटर्स इन मीटर्स, दोनों बताऊंगा. इन किलोमीटर्स इन किलोमीटर्स में अगर बोलूं मैं तो इट इज 6400 किलो. वापस एक बार 6400 किलो. इसको अगर मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो इट इज 6.4 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर्स. ये हमको वैल्यूज लर्न करनी है, ब्लैंक वगैरह में पूछ सकते हैं. ये कॉन्स्टेंट्स है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स हमको पेपर में दिए भी जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो दिए जाते हैं. अभी ये तीनों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा. कौन सी बताओ, कैपिटल G कैपिटल M कैपिटल G कैपिटल M और तो हमको स्मॉल g का वैल्यू मिलेगा. किसका मिलेगा वैल्यू, तो स्मॉल g का वैल्यू मिलेगा मुझे 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको राउंड ऑफ करके हम लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कोई डाउट है इसमें? हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स वाला पार्ट खत्म हुआ. लेकिन एक तुमको बात बताऊं कि ये पूरे अर्थ पे क्या स्मॉल g का वैल्यू सेम रहेगा? नहीं, हर जगह पे g का वैल्यू सेम, कैपिटल G का वैल्यू सेम होएगा लेकिन स्मॉल g का वैल्यू चेंज होता रहेगा. कैपिटल G का वैल्यू सेम रहेगा लेकिन स्मॉल g का वैल्यू क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा. तो हम अभी स्मॉल g की वेरिएशंस देखेंगे. 3 वेरिएशन है. पहला अलोंग द सरफेस, मैं हेडिंग डाल दूं अच्छे से, बताओ वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ g. पहला अलोंग द सरफेस, दूसरा अलोंग द हाइट, तीसरा अलोंग द डेप्थ. तीनों समझने की कोशिश करते हैं, तीनों समझने की कोशिश करते हैं. तीनों में क्या है डिफरेंस. पहला मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, अर्थ का शेप एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है. अर्थ का शेप एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है. अर्थ मोटा है इक्वेटर की तरफ, छोटा है पतला है किसके तरफ, पोल्स की तरफ. हम देखते हैं शेप थोड़ा सा आपको समझने के लिए मैंने बना दिया है कि अर्थ का जो ये इक्वेटर वाला पार्ट है वो बल्जी है और जो पोल्स वाला पार्ट है, ये पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये है इक्वेटर वाला पार्ट. तो इक्वेटर वाला पार्ट कैसा है और पोल्स वाला पार्ट कैसा है, फ्लैटन. तो आप मुझे बताओ ये वाला आर ज्यादा है कि ये वाला आर ज्यादा है, पोल वाला आर ज्यादा कि इक्वेटर वाला आर ज्यादा? कौन सा आर ज्यादा है? इक्वेटर वाला. ध्यान देना, स्मॉल जी का वैल्यू मुझे कोई बताए, स्मॉल जी का वैल्यू, फॉर्मूला जो था बताओ, फॉर्मूला बताओ. कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर. सब लोग बोलेंगे एक बार, क्योंकि हमको ये सीखने के लिए, 3 वेरिएशन सीखने के लिए फॉर्मूला आनी ही चाहिए. 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे तीनों. प्लीज बताओ सब लोग, G का फॉर्मूला बताओ. कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर. वापस एक बार, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन
हम लोगों ने देखा कि आर इक्वेटर वाला ज्यादा है तो जी इक्वेटर वाला क्या होएगा? वापस एक बार, ये जी जो इक्वेटर वाला है वो क्या होएगा? क्यों? क्योंकि क्या ज्यादा है? उल्टा बात करेंगे अभी। पोल वाला आर क्या है? छोटा है, तो पोल वाला जी क्या होएगा? तो जी ऑन पोल्स विल बी ज्यादा क्योंकि आर वहां पे क्या है? ये रिलेशन कैसा है इनका? इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? तो आर कम तो जी, जी कम तो आर। वापस एक बार मैं आपको कंक्लूड करूंगा। कितना है वैल्यू? कितना है ये वैल्यू? याद रखना पड़ेगा। इक्वेटर पे जी का वैल्यू कम है, इट इज 9.78 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। पोल पे कितना है? इट इज 9.832 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हम टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं एकदम। वापस एक बार मैं बताऊं, अर्थ का शेप एग्जैक्टली स्फेरिकल। अर्थ मोटा है कहाँ पे? ये मोटा कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ रोटेशन अराउंड द सन। ये क्या हो चुका है? वापस एक बार आपको एक और एप्लीकेशन बताऊं। हाई टाइड और लो टाइड जो होती है ना, वो अर्थ और मून के ग्रेविटेशन के वजह से होती है। वापस एक बार, जो हाई टाइड और लो टाइड होती है वो किसके वजह से होती है? अर्थ और मून के ग्रेविटेशन की वजह से। हमारे टेक्स्ट बुक में एक पैराग्राफ है तो ये हमने याद रखेंगे। कैपिटल जी का कांस्टेंट का वैल्यू याद रखेंगे, कैपिटल एम का याद रखेंगे, कैपिटल आर की वैल्यू याद। हमने तीनों की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की, सॉल्व किया। स्मॉल जी का वैल्यू बताओ क्या मिला? 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। हमने तीन वेरिएशंस बोले। पहला वेरिएशन along the surface, दूसरा वेरिएशन along the height, तीसरा वेरिएशन along the depth। उसमें से पहला सीख लिया कि अर्थ का शेप एग्जैक्टली स्फेरिकल। अर्थ मोटा है कहाँ से? कहाँ पे पतला है? पोल्स पे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आर कहाँ पे ज्यादा है? इक्वेटर पे। कहाँ पे कम है? अगर आर ज्यादा है तो जी का वैल्यू, अगर आर कम है तो जी का वैल्यू कितना है? इक्वेटर पे कितना है? पोल पे। नेक्स्ट वेरिएशन चालू करेंगे विच इज अलोंग द हाइट। बेसिकली ये आर है डिस्टेंस। आर क्या है? ये है हमारा सर्कल यानी अर्थ, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट को ऊपर 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 भेजेंगे तो ये क्या है? हाइट। ये क्या है? ध्यान देंगे यहाँ पे। ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पे था? ऑब्जेक्ट पहले कहाँ पे था? सरफेस पे। अभी हम उसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? सरफेस पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके जा रहे हैं? हाइट पे। कितने हाइट पे? कितने हाइट पे लेके गए हम? तो ये पूरा क्या हो जाएगा? R प्लस एच। फॉर्मूला बोलो। अरे R बढ़ते गया मतलब R प्लस एच मतलब R क्या हो गया? बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाओगे R का वैल्यू क्या हो जाएगा? G का वैल्यू क्या होते जाएगा? लेकिन आपको एक बात बताऊं, एक एरोप्लेन, एक एग्जाम्पल है हमारे टेक्स्ट बुक में। एक एरोप्लेन जो है वो 10 किलोमीटर के ऊपर हाइट पे फ्लाई करता है। वहां तक 10 किलोमीटर तक, अंडर 10 किलोमीटर G का वैल्यू चेंज होगा भी चेंज तो इट विल बी नेग्लिजिबल, ना के बराबर। अबाउट 10 किलोमीटर G का वैल्यू क्या होते जाएगा? क्योंकि R का वैल्यू क्या होते जा रहे हैं? वापस एक बार, हम कहाँ पे थे पहले? हम कहाँ पे जा रहे हैं? हम कहाँ पे जा रहे हैं? हाइट पे। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जैसे जैसे ऊपर 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 जाएंगे मतलब R का वैल्यू क्या होता जाएगा? तो G का वैल्यू क्या होता जाएगा? तो एक समय तक यानी 10 किलोमीटर तक G के वैल्यू में चेंज ना के बराबर होगा। मतलब G का वैल्यू चेंज होगा लेकिन नेग्लिजिबल होगा। खत्म हुआ हमारा ये भी पार्ट। नेक्स्ट इज डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होता है? अभी अर्थ के अंदर जाएंगे हम। ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा आर। हम जा रहे हैं अंदर। कितना अंदर गए हैं? डी डेप्थ। कितना अंदर गए हैं बताओ मेरे को? डी। पहले कितना? पहले हम कहां पे थे जल्दी बताओ? अभी कहां पे गए? अंदर डेप्थ में। कितना डेप्थ? कितना डेप्थ? तो बताओ आर कम हो गया कि बढ़ गया?
कम हो गया, आर कम हो गया, जी का फॉर्मूला जल्दी बताओ, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। जो सुनेगा उसका टेक्स्ट बुक पूरा कवर हो जाएगा, जितने भी पेजेस टेक्स्ट बुक में हैं सब कवर हो जाएंगे, सिर्फ सुनना है आपको। आर हमने क्या किया, जी वैल्यू बढ़ जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा लग रहा है तुमको एज पर द फॉर्मूला, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे ही हम अंदर आएंगे तो अर्थ भी तो छोटा हो रहा है ना, तो अर्थ का मास भी क्या हो रहा है, अर्थ का मास भी क्या हो रहा है, अर्थ का मास भी कम हो रहा है, आर भी कम हो रहा है, तो इफेक्ट ये देगा कि जी भी क्या होएगा। वापस एक बार, एज पर द फॉर्मूला, एज पर योर थिंकिंग कि आर कम हो रहा है, जी क्या होएगा, पर ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला क्यों? क्योंकि हम कहां पे जा रहे हैं, डेप्थ में। अर्थ भी क्या हो रहा है, अर्थ का मास भी क्या हो रहा है, अर्थ का मास भी क्या हो रहा है। तो एज पर द फॉर्मूला जी शुड इंक्रीज, बट इट विल नॉट, बिकॉज एज वी गो अंडर द अर्थ, as we go deep inside the earth, the value of m also, the value of m also, the value of r also, as a combined effect g will also। तो concluding point ये रही कि सरफेस पे g का वैल्यू सबसे ज्यादा, ऊपर जाएंगे तो कम होते जाएगा, नीचे जाएंगे तो भी कम होते जाएगा। m कम हो रहा है, r भी कम हो रहा है, तो g भी क्या होएगा। हमको ऐसे लग रहा था कि पहले कि r कम हो रहा है तो g शुड, पर इट विल, वाई, बिकॉज मास भी। तो कंक्लूडिंग पॉइंट 3, सरफेस पे जी का वैल्यू ज्यादा, ऊपर जाएंगे तो भी कम होता जाएगा, नीचे जाएंगे तो भी। वापस एक बार, सरफेस पे जी का वैल्यू ऊपर जाएंगे तो इट विल डिक्रीज, नीचे जाएंगे तो ऑल्सो। एक टेबल है वो याद रखना कि अबाउट दिस किलोमीटर्स कितना जी का वैल्यू में चेंज आता है, आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल है, प्लीज वो रेफर करना। टॉपिक का नाम है मास वेट। व्हाट इज मास एग्जैक्टली? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन आवर ऑब्जेक्ट इन द बॉडी। कितना मैटर मेरे बॉडी में है उसको हम बोलते हैं मास। का डेफिनेशन सब लोग बोलेंगे, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। वापस एक बार सब लोग बोलेंगे, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन। तो व्हाट इज वेट? वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स होता है जिस फोर्स के साथ अर्थ हमको खींचता है। व्हाट इज वेट? Weight is defined as the force with which the earth attracts object towards itself. तो मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ, ये क्या होता है? फोर्स with which earth attracts towards itself. तो मास मतलब क्या? मास एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? एक, ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, जिनको क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। और मास का यूनिट कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा किलोग्राम। वेट है क्या? वेट है क्या? वेट एक फोर्स है, तो इसका यूनिट है, इसका यूनिट है। और एक बात, मास हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा। मास डज नॉट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये चेंज होता रहेगा। इट इज नॉट सेम एवरीवेयर। मास रिमेन सेम एवरीवेयर, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर, वेट इज नॉट सेम एवरीवेयर। वेट चेंजेस फ्रॉम, मास डज नॉट चेंज फ्रॉम, वेट चेंजेस फ्रॉम। वेट का फॉर्मूला कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा वेट इज इक्वल्स टू फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है एमए, पर एमए नहीं लूंगा मैं, क्या बोलूंगा उसको? वापस एक बार, वेट क्या होता है? फोर्स। फोर्स मतलब एम ए नहीं, क्या लूंगा? वापस एक बार, वेट क्या होता है? फोर्स मतलब एम ए नहीं लूंगा, क्या लूंगा? वापस एक बार। अभी एक आपसे क्वेश्चन है, क्या हमारा वेट यहाँ पे और मून पे सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। वहां पे वेट हमारा 1/6 है, 6 टाइम्स कम है। मतलब अगर मेरा वेट अर्थ पे 54 न्यूटन है तो वेट मून पे कितना होगा? इट विल बी 1/6 ऑफ 54, यानी
6 1 जा 6 9 जा, तो इट इज 9 न्यूटन्स। पर कोई मेरे से बोले कि आपका मास यहाँ पे 100 kg है, तो मून पे मास कितना होगा? 100 kg ही होगा। मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास ऑलवेज रिमेन सेम। मास डज नॉट चेंजेस फ्रॉम, वेट चेंजेस फ्रॉम। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशन ऑन मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटेशन ऑन, ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ ग्रेविटी ऑन। तो अर्थ की ग्रेविटी बताओ कितनी है? 9. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.63। इसका मतलब मैं यहां पे अगर जितनी फोर्स के साथ जंप दूंगा, अगर मून पे जाके दूंगा ना, तो उतना टाइम 6 टाइम्स हायर जंप मेरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी ज्यादा है कि कम है? कम है। तो मैंने अगर यहाँ पे जंप दिया, मैं अगर इतना ऊपर जा सक रहा हूं, तो मून पे 6 टाइम्स ज्यादा ऊपर जाऊंगा अगर मैंने जंप दिया तो ग्रेविटी वहां पे कम है कि ज्यादा है? कम है। कितना टाइम्स कम है? 1/6 टाइम्स। मास वेट टॉपिक खत्म हो गया। न्यू टॉपिक है फ्री फॉल।